हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में जो है तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। पूरे 110 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और एक रैपिड रिवीजन सीरीज के तौर पर वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज? तो आपको पता है दैट इज द पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। और आपकी शेड्यूल की बात करें अगर, तो शेड्यूल 8 के अंदर जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि एट प्रेजेंट जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और इसके अंदर जो है आर्टिकल बात करेंगे तो 343 से 351 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं पार्ट 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूछा जा रहा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी। ओके, और इसकी स्क्रिप्ट जो होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ये भी आपको पता है, दैट इज अंडर आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज वेरी सिंपल। पूछा जा रहा है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संचार के माध्यम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों अपेक्षित हैं? ठीक है, तो पर्सनल लेटर, जनरल ऑर्डर, नोटिफिकेशन, बिल, नोटिफिकेशन, रूल्स और बिल्स ओनली, ऑर्डर्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज जनरल ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रूल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा। और ये जो है तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की बात हो गई। 107 पे आते हैं, विच शेड्यूल्स कंटेन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यह भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। 8th शेड्यूल के अंदर जो है तो यह मेंशन किया हुआ है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह टोटल जो है 14 लैंग्वेजेस थी। और अभी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल जो है कितनी लैंग्वेजेस हैं? दैट इज 22 लैंग्वेजेस हैं। और इसमें जो है सबसे पहली लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट आफ्टर ओरिजिनल, दैट इज सिंधी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली लैंग्वेज कौन सी थी। ठीक है, आफ्टर द दैट वाज एडेड ड्यूरिंग रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लिंग्विस्टिक रीजन्स? तो ये भी आपको बहुत सिंपल सा है, दैट इज का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। 3 रीजन्स में जो है तो इंडिया को डिवाइड किया गया। दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन बी एंड सी रीजन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कैन बी इन। यहाँ बोला जाता है खा और गा क्षेत्रों के केंद्र सरकार के कार्यालयों के कागजात किस में होंगे? तो आपको पता होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो या हिंदी या तो इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल गवर्नमेंट सर्कुलर्स एंड जनरल ऑर्डर मस्ट बी इशूड इन। वो तो यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इशू होना चाहिए एज पर सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके अकॉर्डिंग जो है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी हमने देख भी लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एम्प्लॉई शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ ही हैज़ पास्ड एज एग्जामिनेशन कंडक्टेड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी की बात की जा रही है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी कब आएगा उसको? ठीक है, तो अगर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी के लिए पूछा जा रहा है, an employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if he has passed dash examination conducted under Hindi teaching scheme of the central government. ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज व्हाट? प्रज्ञा एग्जामिनेशन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, प्लीज रिमेंबर इट। दैट इज जब वो प्रज्ञा एग्जामिनेशन यहाँ पे, दैट इज PRAGYA, प्रज्ञा एग्जामिनेशन अगर वह कर लेता है तो इस केस में जो है तो उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी माना जाएगा। और इसके लिए जो है तो आप पढ़ सकते हैं, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है कि रूल नंबर 10 जो है इसके अंदर यह बोलता है। ठीक है, रूल नंबर 10 यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई शैल बी डीम टू हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। अगर वह क्या पास कर लेता? सबसे पहला यह है कि मैट्रिकुलेशन, जो मैट्रिक जो है वह पास कर ले और उसके इक्विवेलेंट एग्जाम विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैट्रिक पास करे और जिसमें विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट क्या हो? वन ऑफ सब्जेक्ट विल बी हिंदी। ठीक है, वन ऑफ सब्जेक्ट विल बी हिंदी। तो इस केस में जो है तो उसको हम वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी कंसीडर करेंगे। या मे भी हो सकता है कि या तो वह प्रज्ञा एग्जामिनेशन जो होता है, कंडक्ट कराया जाता है, प्रज्ञा एग्जामिनेशन अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम,
तो वो पास कर ले तो इस केस में भी जो है तो उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी माना जाएगा, या एनी अदर एग्जामिनेशन जो भी स्पेसिफाइड किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि वह सेल्फ डिक्लेरेशन जो है तो एक सबमिट कर दे कि वह जो है उसको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आ गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे माना जाएगा। रूल नंबर 10 आपको याद रखना है, यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है। और रूल नंबर 9 भी काफ़ी क्रूशियल है, इसको भी आपको याद रखना है, दैट इज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रोफिशिएंसी इन हिंदी याद रखना है और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो एन एम्प्लॉय हैज़ पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मीडियम होगा हिंदी मीडियम होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम होगा तो वह हिंदी में प्रवीण होगा। ओके, और यहाँ पे हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहा है वो। ठीक है, तो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी माना जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में की डिफरेंस है। रूल नंबर 9 दैट इज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, रूल नंबर 10 दैट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। सो इसका आंसर दैट इज ऑप्शन ए, प्रज्ञा एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 102 पूछा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विथ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लाइज विथ, तो ईच डिपार्टमेंट ऑफिशियल हेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर जो है टोटल 20 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, दैट इज लोअर हाउस, और 10 मेंबर्स होते हैं, दैट इज 10 मेंबर्स फ्रॉम अपर हाउस, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस। ओके, सो इस तरह से जो है टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, 30 मेंबर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है, द पेंशन स्विचिंग फैसिलिटी अलाउज एन एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू स्विच फ्रॉम विच स्कीम टू विच स्कीम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज यूपीएस टू एनपीएस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूपीएस टू एनपीएस। गवर्नमेंट ने जो है तो अभी बीच में वन टाइम वन वे स्विचिंग जो है, वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी, वन वे स्विच फैसिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, रेगुलेशन 3A इंसर्टेड इन द एनपीएस रेगुलेशन 2015 प्रोवाइड्स फॉर विच फैसिलिटी। एनपीएस विनियम गया जोड़ा में 2015 विनियम 3A किस सुविधा का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो एनपीएस विनियम 2015 है, ठीक है, उसमें जो रेगुलेशन 3A इंसर्ट किया गया है उसके द्वारा कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलेशन जो 3A है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने बात की कि वन टाइम जो है तो हमको यहाँ पे स्विचिंग फैसिलिटी मिली थी। ठीक है, यह स्विचिंग फैसिलिटी जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया था उनके लिए था कि वह यूपीएस से एनपीएस में पुनः आ जाए, और इसके लिए जो है तो आपको रेगुलेशन 3A जोड़ा गया। सो रेगुलेशन 3E इंसर्टेड, 3A जो है इंसर्टेड किया गया इनटू द PFRDA, दैट इज एक्ट और रेगुलेशन बोलें PFRDA रेगुलेशन 2015 के अंदर, जिसमें बेसिकली आपका एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस था। ठीक है, एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस। ओके, तो इसमें बेसिकली जो सब्सक्राइबर हैं उनको वन टाइम स्विचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यह वन टाइम स्विचिंग फैसिलिटी आपको दी गई कि जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट किया है वह पुनः जो है तो रिवर्ट होके एनपीएस में आ सकते हैं। सो वन टाइम स्विचिंग फैसिलिटी हैज़ बीन गिवन फॉर स्पेसिफाइड टाइमलाइंस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन वन टाइम स्विच फैसिलिटी बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एनपीएस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 वर इशूड अंडर विच एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनपीएस जो संशोधन विनियम 2025 है वह PFRDA एक्ट 2013 के तहत जारी किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और PFRDA का जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो PFRDA एक्ट 2013 के तहत जो है यहाँ पे NPS अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, जिसमें बेसिकली क्या है, एग्जिट्स एंड विड्रॉल, ठीक है, वर इशूड। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको जो है नोटिफाई किया गया था आपका दिसंबर 2025 के अंदर। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द NPS अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 were notified by which statutory authority? तो यह भी हमने बता दिया आपको, दैट इज इट इज issued or notified by PFRDA. It is very important. Okay, so option B is the right answer, that is PFRDA। और इसके लिए जो आपका PFRDA एक्ट है वो है 2013, ये भी आपको याद रखना है, जिसकी हमने हाल में चर्चा की। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके अंदर जो की चेंज किया गया उसमें बेसिकली इट इंक्रीजेज और इंक्रीज्ड द threshold for what 100% lump sum withdrawal, 100% lump sum withdrawal। Okay, and up to 12 lakh in some cases, and simplified exit options before the age of 60। and एग्जिट ऑप्शंस को भी जो है तो इन्होंने सिंप्लीफाई, एग्जिट ऑप्शंस जो था, एग्जिट ऑप्शन को भी सिंप्लीफाई किया, जो कि बिफोर 60 अगर हमको एग्जिट करना है तो वो ऑप्शन भी सिंप्लीफाई हुआ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जिट और विड्रॉल के जो नियम हैं उसको जो है थोड़ा सरल बनाया गया, कि 60 से पहले अगर हमको एग्जिट करना है तो उसके नियम थोड़ा सरल रहेंगे, और विड्रॉल के जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ की गई फॉर 100% लमसम up to what 12 lakh in some cases। it is very important। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है द मेन पर्पज ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। तो स्टॉक वेरिफिकेशन का जो मेन पर्पज है आप सबको पता है, टू डिटेक्ट द डिस्क्रिपेंसीज एंड प्रिवेंट पिल्फरेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो है तो बुक बैलेंस और आपका ग्राउंड बैलेंस, ठीक है, उनके बीच का जो है तो कंपेरिजन है, दैट इज स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि अगर MNP TNP है तो उसके लिए जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सी कैटेगरी आइटम्स इन ABC एनालिसिस रिक्वायर व्हाट? मैक्सिमम मैनेजरियल अटेंशन, टाइट फाइनेंशियल कंट्रोल और सिंपल कंट्रोल प्रोसीजर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज सिंपल कंट्रोल प्रोसीजर। बिकॉज सी कैटेगरी ऑफ आइटम्स, जैसे ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी के आइटम हैं आपके। ठीक है, तो बेसिकली दे आर लो कॉस्ट आइटम होते हैं, लो कॉस्ट आइटम होते हैं और हाई नंबर्स होते हैं, हाई नंबर्स। ठीक है, और इनका जो यूज़ है वो फ्रिक्वेंट होता है, फ्रिक्वेंट यूजेस होते हैं, तो बेसिकली सिंपल कंट्रोल प्रोसीजर इनका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीड टाइम इन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो लीड टाइम जो है बेसिकली जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अंडर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमने जो भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, दैट इज़ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल, उसके बीच का जो टाइम है दैट इज़ लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड और लीड टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स व्हाट? सो कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दैट मीन्स व्हाट, इसका स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड ऑब्सोलेंस कॉस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग हाई वैल्यू एंड क्रिटिकल आइटम्स? तो अगर आपको हाई वैल्यू और उसकी क्रिटिकलिटी को लेके कंट्रोल करना है तो बेसिकली हाई वैल्यूज़ के आइटम दैट इज़ व्हाट ABC एनालिसिस, और क्रिटिकल आइटम दैट इज़ व्हाट VED एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ से हाई वैल्यू के आइटम दैट मीन्स व्हाट A कैटेगरी के आइटम, और क्रिटिकल आइटम दैट इज़ व्हाट वाइटल आइटम। तो AV बेसिकली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो
दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ABC और VD मैट्रिक्स को आपको क्रिटिकली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ABC से काम नहीं चलेगा, VD से केवल काम नहीं चलेगा, और काम चलेगा दोनों से, और फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन जो ऑप्शन C है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है VED एनालिसिस डिफाइंस आइटम बेस्ड ऑन व्हाट। तो उसकी क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करता है। VED एनालिसिस जो है उसका जो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट है वह बेसिकली वह उसकी क्रिटिकलिटी पर डिपेंड करता है कि आपका आइटम जो है वाइटल है, कि आपका इजेंशियल आइटम है, या आपका डिजायरेबल है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल, इजेंशियल एंड डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड टू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी स्टॉक जो है आपका टू मीट डिमांड ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड डिलेज और फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो अप्रत्याशित देरी या उतार चढ़ाव के दौरान मांग को संभालना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द टायर 2 अकाउंट अंडर NPS इज। NPS के तहत टायर 2 अकाउंट है। तो टायर 2 अकाउंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली इट इज अ वॉलंटरली नेचर, ओके। सो इट इज़ वॉलंटरली नेचर। बेसिकली जो NPS अकाउंट है वह दो टाइप के हैं, दैट इज़ Tier 1 अकाउंट और Tier 2 अकाउंट। Tier 2 अकाउंट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 अकाउंट के बारे में। तो जो Tier 1 अकाउंट है दैट इज़ द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, ठीक है। इट इज़ अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट, ओके। इनटू विच, इसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये भी आपको पता होगा कि एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं, ओके। और इसमें जो है तो इन्वेस्टमेंट एज पर द स्कीम और फंड मैनेजर जो भी आपने चूज़ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। और टायर 2 अकाउंट जो होता है वो कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ वॉलंटरली है। कैसी है? वॉलंटरली है, या ऑप्शनल विड्रॉल इस विड्रॉलेबल अकाउंट है, ठीक है। सो इट इज़ अ वॉलंटरली नेचर, वॉलंटरी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये ऑप्शनल है एक तरह से, और इट रिक्वायर्स एन अकाउंट, एन एक्टिव अकाउंट, दैट इज़ टायर 1। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यह तो सबसे पहली बात, ये तो ऑप्शनल है, लेकिन टायर 2 अकाउंट उसी का खुलेगा जिसका टायर 1 अकाउंट होगा। सो टायर 1 अकाउंट इज़ नेसेसरली इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ओके। सो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो Tier 1 और Tier 2 के बारे में हम देख रहे थे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। यह क्या है, मैंडेटरी है फॉर ऑल, और दिस इज अ वॉलंटरी और ऑप्शनल। और यह केवल उसी का होगा जिसका टायर 1 अकाउंट होगा, मतलब टायर 2 अकाउंट होने के लिए टायर 1 अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी कि विड्रॉल जो होगा इसका एज़ पर एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स एंड, अभी आपको बताया मैंने कि जो PFRDA एक्ट 2013 है, ठीक है, उसमें जो अभी आपका सेक्शन 3A जोड़ा गया है, ठीक है। उसमें बेसिकली एग्ज़िट और विड्रॉल के रूल कुछ तय किए गए हैं। तो उस एग्ज़िट और विड्रॉल जो होता है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपका कोई ऐसा रूल नहीं है, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल्स है, अनरिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल्स है टायर 2 अकाउंट के अंदर। इसके अंदर जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू ओपन इज़ दैट इज़ 500 रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको अगर ओपन करना है तो जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन दैट इज़ व्हाट 500 रुपीज़ है। इसको Tier 2 अकाउंट को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 250 रुपीज़ है। इंपॉर्टेंट है, ओके। मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू ओपन इज़ 500, मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू ओपन इज़ 250। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर दैट इज़ व्हाट 1000 रुपीज़। और यहाँ पे जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन और मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर। यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, ओके। लेकिन यहाँ पे डिफाइंड है, दैट इज़ मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है आपके फंड को, तो आपको AMC चार्जेस भी देने पड़ेंगे इसके। सो AMC चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ओके। और यहाँ पे जो है तो आपको कोई AMC चार्जेस नहीं देना है, नो सेपरेट AMC चार्जेस, AMC चार्जेस एप्लीकेबल। तो ये कुछ जो है तो मेन डिफरेंस थे Tier 1 अकाउंट और Tier 2 अकाउंट में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज इन स्टोर कीपिंग अ बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाई।
So it is very simple. This bin card is maintained by what? Storekeeper. So option number C is the right answer. स्टोर कीपिंग के अंदर जो बिन कार्ड है दैट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच डॉक्यूमेंट्स ऑथराइजेस द परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्योर मटेरियल. सो इट इज नथिंग बट दैट इज परचेज रिक्विजिशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. रिकॉर्डर लेवल इन स्टॉक कीपिंग इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई. तो रिकॉर्डर लेवल जो है इन स्टॉक, रिकॉर्डर लेवल इन स्टॉक कीपिंग इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई लीड टाइम एंड रेट ऑफ कंजम्पशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. लीड टाइम आपको बता दिया मैंने. फ्रॉम ऑर्डरिंग, जो भी ऑर्डरिंग टाइम है आपका, जब से आपने पीओ प्लेस किया है और आपका रिसीट ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल कब रिसीव किया, उसके बीच का जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड अ लीड टाइम. ठीक है, सो बेसिकली आपका जो लीड टाइम है, तो रिकॉर्डर लेवल इन स्टॉक कीपिंग इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई व्हाट? लीड टाइम और रेट ऑफ कंजम्पशन. इन दोनों पर आपका डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के तहत हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली इट मिनिमाइजेज द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, सो इट मिनिमाइज टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करता है. कौन? EOQ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है. द टिपिकल परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाई ए आइटम. तो दैट इज़ व्हाट? 70%. ठीक है, ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम. तो ए आइटम की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 70%. बी की कितनी है? 20%. और सी की कितनी है? 10%. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो 70 से 80% हो गया यहाँ पे, दैट इज़ ए आइटम. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल मेजर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए कैटेगरी आइटम्स. सो स्ट्रिक्ट कंट्रोल विथ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. एक कंट्रोल आइटम की जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन ABC एनालिसिस ए कैटेगरी आइटम्स जनरली रिप्रेजेंट्स व्हाट. तो ABC एनालिसिस के अंदर जो है ए कैटेगरी आइटम क्या रिप्रेजेंट करता है? सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट. सबसे पहले आपको बताएं अगर कि ए कैटेगरी आइटम दैट इज स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे और हाई एनुअल कंजम्पशन वैल्यूज होगी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. तो जैसे बताया मैंने आपको, ए कैटेगरी आइटम है दैट इज उनका कॉस्ट होगा 70 से 80% होगा. दैट मीन्स व्हाट? वैल्यू. दो चीज़ें हैं, वैल्यू और वॉल्यूम. तो 70% वैल्यू में होंगे और जो वॉल्यूम में वो कितना होंगे? केवल 10% होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे. दैट मीन्स हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल नंबर ऑफ आइटम दैट इज वॉल्यूम वाइज कम रहेंगे लेकिन हाई एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, लेकिन कॉस्ट वाइज जो है उनकी वैल्यू जो है ज़्यादा रहेगी. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज ABC एनालिसिस क्लासीफाइज इन्वेंटरी आइटम बेस्ड ऑन व्हाट. सो बेसिकली एनुअल कंजम्पशन वैल्यू पर डिपेंड करता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज टू. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इन्वेंटरी कंट्रोल का वह क्या है? टू इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एट अ मिनिमम कैरिंग कॉस्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एट मिनिमम कैरिंग कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज इस्टेब्लिशमेंट रूल से कुछ क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अ रेलवे सर्वेंट परमानेंट और टेम्पररी अदर देन वन हु इज सर्विंग इन अ रेलवे स्कूल शैल बी इंटाइटल टू लीव ऑन हाफ एवरेज पे ऑफ डैश डैश इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. सो दैट इज़ व्हाट. आपको यहाँ पे क्या चाहिए? LHAP चाहिए. सो LHAP कितना मिलेगा आपको? दैट इज़ 20 डेज. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 20 डेज. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. A railway servant on leave may not take any service or accept any employment without obtaining the previous sanction of dash dash if the proposed service or employment is outside India. So that is President of India. तो छुट्टी पर रहने वाला कोई रेलवे कर्मचारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सेवा नहीं ले सकता या कोई नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता अगर प्रस्तावित सेवा या नौकरी भारत के बाहर है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज a leave account shall be maintained in the prescribed forms by the dash dash in the case of group A और group B officers. तो आपको पता होगा कि जो लीव अकाउंट है, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स का, वह कौन मैनेज करता है? दैट इज़ मैनेज बाय अकाउंट डिपार्टमेंट. कौन मैनेज करता है? अकाउंट डिपार्टमेंट मैनेज करता है बाय द अकाउंट ऑफिसर. और जो ग्रुप सी एम्प्लॉई हैं उनका जो है, तो ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ का पर्सोनल डिपार्टमेंट मेंटेन करता है. ग्रुप सी
पर्सनल ऑफिसर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश डैश में बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस व्हेन देयर इज नो अदर लीव इज एडमिसिबल। सो दैट इज EOL आपको मिला जाएगा, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अगर कोई छुट्टी आपके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव अकाउंट ऑफ अ टीचर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट और वाटरमैन वर्किंग इन अ रेलवे स्कूल शैल बी क्रेडिटेड इन एडवांस विद द लीव ऑन एवरेज पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डैश डैश ईच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी एंड जुलाई ऑफ एवरी ईयर। सो दैट इज़ यहाँ पे आपको 5 दिन का जो है तो मिलेगा और 5 दिन का और मिलेगा। ठीक है, प्रथम दिन जो है तो 5 दिन का एक बार जनवरी में आ जाएगा आपको और एक बार जो है आपको इंस्टॉलमेंट जुलाई में मिल जाएगा। तो टोटल 10 डेज़ का आपको यहाँ पे LEP क्रेडिट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट ऑफ रेलवे सर्वेंट। रेलवे सर्वेंट के पास जो है एट द रेट ऑफ डैश डैश फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पूरा आपका 1 ईयर में 1 कैलेंडर ईयर में आपको कितना, दैट इज़ व्हाट 12 मंथ में आपको टोटल 30 डेज़ का LAP क्रेडिट होता है। ओके, सो एक मंथ में जो है आपका होगा दैट इज़ 30/12। ठीक है, तो यहाँ से 2.5 डेज़ जो है आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो 2.5 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट इज रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव सच रिकॉल और ड्यूटी शैल बी ट्रीटेड एज कंपलसरी इन ऑल केसेस एंड द रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड फॉर। तो जब भी अगर क्या हुआ कि रेलवे सर्वेंट कोई छुट्टी पे था और उसको जो है तो ड्यूटी पर पुनः बुलाया गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, तो इस केस में जो यह रिकॉल होगा उसको वह ड्यूटी की तरह ट्रीट किया जाएगा और यह कंपलसरी होगा ऑल केसेस में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, दैट इज इट विल बी कंपलसरी इन ऑल केसेस एंड द रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड फॉर व्हाट ट्रैवलिंग अलाउंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A railway servant on leave shall not return to duty before the expiry of the period of the leave granted to him unless he is permitted to do so. कौन? The authority which granted him leave. So option number A is the right answer. It is very important. Leave sanctioning authority. ठीक है, वह प्राधिकारी जिसने उसे छुट्टी की मंजूरी दी है। छुट्टी पर गए रेल कर्मचारी की स्वीकृत छुट्टी की अवधि खत्म होने से पहले छुट्टी पर नहीं लौटेगा जब तक कि वह प्राधिकारी उसे इजाज़त ना दे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Unless the precedent in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines no railway servant shall be granted leave of any kind of the continuous period exceeding what 5 years. So option number A is the right answer. Precedent को छोड़ के यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज इट इज़ हमने जो है तो यहाँ से आपके एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन राजभाषा सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को किया। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चंस जो है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेलवे बजटिंग जनरली रेफर्स टू। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की है तो जहाँ भी हम न्यू एसेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करेंगे वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग कैपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दैट इज आपको पता होगा डिमांड नंबर 16, डिमांड नंबर 16 के अंदर जो है तो यही होता है बेसिकली एसेट एक्विजिशन जो है तो हम देखते हैं यहाँ पे। सो आउटकम बजटिंग फोकसेस ऑन, जो परिणामी बजट है वह किस पर ध्यान देता है? तो परिणामी बजट बेसिकली इट फोकसेस ऑन आउटपुट्स एंड मेजरेबल रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आउटपुट और उसका जो परिणाम माप योग्य परिणाम है वह क्या होगा उसके बारे में बात करता है आउटकम बजट। The main purpose of appropriation account is to, it is very important. Appropriation account is basically compares actual expenditure with voted grants. So option number B is the right answer. Very important. Next question पे आते हैं। Financial planning in railways included forecasting of. तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है रेलवेज के अंदर तो कभी या किसी भी अकाउंट्स में जो है तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसके एक्सपेंडिचर और उसके रेवेन्यू पार्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी पर जो है तो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। सो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कब रिक्वायर्ड होगी? जब एक्सपेंडिचर जो है सैंक्शन बजट से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको जैसे सपोज 12 रुपये मिले हैं खर्च करने के लिए 12 रुपये
और आपका एक्सपेंडिचर अगर 15 रुपये हो गया तो आपको 3 रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो आपके पास जो है अभी बजट है 12 रुपये का और आपका एक्सपेंडिचर हो गया है कितना, 15 रुपये। ठीक है, तो दिस इज़ द सप्लीमेंट्री ग्रांट रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट विच लेवल इन द रेलवेज, ये सबको पता है। ठीक है, सो बजटरी कंट्रोल जो है तो आपका सभी लेवल्स पर काम करता है, दैट इज़ ऑल लेवल्स अंडर बोर्ड, जोनल और डिविजनल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे अकाउंट, इट इज़ वेरी सिंपल। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर आपको पता है, दैट इज वन इज द वोटेड एक्सपेंडिचर, अदर इज चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है बेसिकली कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर दैट इज इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में जो है तो यहाँ पे कोई भी वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर, डायरेक्ट सैंक्शन हो जाता है। इसके अंदर जैसे मैं बात करूँगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सैलरी वगैरह हो गया, या आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट के जजेस हैं जो उनके सैलरीज़ वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज़ हो गए, ठीक है, कैग जो हो गए उनकी सैलरीज़ हो गए। तो इन सब के जो इमोलमेंट्स हैं वो सब बेसिकली क्या होते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ वॉट चार्ज एक्सपेंडिचर। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और वोटेड एक्सपेंडिचर जहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या होगा यहाँ पे देयर शुड बी अ वोटिंग होगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इनके अप्रूवल के लिए कोई वोटिंग नहीं होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी डिस्करेजेस। तो जब भी मैं कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि यह है कहाँ पे। तो आपको पता है कि कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रियटी दैट इज अंडर पैरा नंबर 116 ऑफ फाइनेंस कोड। ठीक है, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 का जो पैरा 116 है आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर यह मेंशन किया हुआ है। दूसरा यह इंपॉर्टेंट है कि रूल नंबर 21 बात करेंगे आप जब जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का, ठीक है, यह पब्लिश किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, तो रूल नंबर 21 के अंदर भी आपको यह मेंशन मिलेगा। और बेसिकली इसके अंदर चार पांच बोल वचन है तो आपको पता होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइम फेसी टू बी मोर देन ओकेजन डिमांड्स। ओके, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है तो उसको सेम विजिलेंस के साथ जो है तो एक्सपेंडिचर करना चाहिए पब्लिक मनी का, जैसे कि वो है अपनी खुद की मनी का करता है। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच शैल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर इट्स ऑन एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए नहीं करना है। ठीक है, पब्लिक मनी को ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि मतलब उसका जो है तो सही यूटिलाइजेशन हो। और अलाउंसेस जो है आपको खासकर जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया उसको जो है तो आपकी आमदनी का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। इस तरह का कुछ ऐसा कुछ कैनन्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली टू डिस्करेजेस वॉज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को जो है तो डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे कैनन्स दिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लीज़। ओके, और बेसिकली इसको जो है तो वॉच करने के लिए कौन रहता है, ऑडिट ऑफिसर रहते हैं। आपको पता होगा ऑडिट ऑफिसर जो है तो कंटिन्यूसली दे कीप एन आई, ठीक है, कि कहीं वेस्टफुल कुछ एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है द डिमांड फॉर ग्रांट इन पार्लियामेंट रिलेट्स टू, सबको से पता है, दैट इज एक्सपेंडिचर प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग्स इन रेलवेज आर प्राइमरली कंडक्टेड टू। तो फाइनेंशियल रिव्यू अभी तो केवल 2 ही रिव्यू हो रहे हैं, आपको पता होगा। ठीक है, पहले अगस्त रिव्यू था उसको डिस्पेंस कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो फाइनेंशियल रिव्यू है आपके बेसिकली रेलवेज के अंदर वो बेसिकली एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बेसिकली आपका BERE हो गया, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट, और मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, फाइनल मॉडिफिकेशन। तो 2 ही रिव्यू हो रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग जो है तो अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट है रिवाइज एस्टिमेट आर प्रिपेयर टू, इट इज़ वेरी सिंपल। तो रिव्यू एंड एडजस्टेड और ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो बजट जो ओरिजिनल बजट एस्टिमेट्स है उसको रिव्यू और एडजस्ट करते हैं बेसिकली रिवाइज एस्टिमेट के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले BE बनता है, BE के बाद फिर RE आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। इट इज़ वेरी सिंपल, रीअप्रोप्रिएशन दैट इज व्हाट बेसिकली रीएडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, और रीअप्रोप्रिएशन का जो सबसे अच्छा टर्म है रीडिस्ट्रीब्यूशन।
रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड ऑफ द अकाउंट टू अनदर। ठीक है, सो बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन हेड ऑफ द अकाउंट टू अनदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्टार्ट एवरी बजट फ्रॉम स्क्रैच एंड जस्टिफाई ऑल एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बजटरी कंट्रोल इंश्योर्स व्हाट। तो बजटरी कंट्रोल आपका जो है तो फंड का यूटिलाइजेशन सैंक्शनिंग लिमिट के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंड्स आर यूटिलाइज विद इन सैंक्शन लिमिट, दैट इज इंश्योर्ड बाई बजटरी कंट्रोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता रखा है इन सब के बारे में। पिंक बुक के अंदर क्या होता है, तो ये भी है सैंक्शन वर्क और प्रोजेक्ट्स होते हैं पिंक बुक के अंदर होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेलवे बोर्ड जो है तो हर साल जारी करता है पिंक बुक। ठीक है, इशूड बाई रेलवे बोर्ड। जितने अभी आपके MNPs हैं, ठीक है, तो वो सब इसका पार्ट होते हैं, सैंक्शन वर्क्स एंड, ठीक है, RSP MNPs एंड वर्क्स प्रोग्राम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्क्स प्रोग्राम ऑफ इंडियन रेलवे इज जनरली रिलेटेड टू, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज वर्क्स प्रोग्राम। ठीक है, इट इज PWP, दैट इज प्राइमरी वर्क्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग इन रेलवेज प्राइमरली एम्स टू, तो अचीविंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्शनल गोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अथॉरिटी ऑडिट्स रेलवे अकाउंट्स, तो बेसिकली जो कैग है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स व्हाट रेलवे अकाउंट। तो यहाँ पे तो बेसिकली कौन होते हैं, डिप्टी कैग होते हैं। ठीक है, डिप्टी कैग रेलवेज़ के अंदर सुप्रीम पावर होती है उनके पास। ठीक है, कैग जो है तो आपको पता होगा अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर शुड बी वन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ड्यूटी ऑफ कैग, उसकी जो शक्तियाँ हैं या कर्तव्य हैं उसको डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 149। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द कैनन्स स्टेटिंग दैट एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स रेफर्स टू। तो यह भी आपको बता दिया मैंने, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी को बताता है यहाँ पे कि जितना डिमांड जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खर्चा करो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द एजेंशियल कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको कैनन्स बता दिए, ठीक है, कि पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर प्राइवेट बेनिफिट, दैट इज़ द एजेंशियल कैनन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स। मैं ये भी बता दिया मैंने आपको कि ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। तो सबसे पहले इसका सिस्टम जो होता है, बेसिकली आपको बताया मैंने कि जो कैग है, कैग क्या करती है बेसिकली, जो भी जैसे 31 मार्च हुआ, 31 मार्च को क्लोजिंग हो गया, उस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग हो गया। अब गवर्नमेंट को जो है तो अपना जितना भी रेवेन्यू पार्ट है और एक्सपेंडिचर पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको जो है टेबल करना पड़ेगा। उसका एक मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पार्ट का यहाँ पे क्या होगा, ऑडिट करेगा, यहाँ पे ऑडिटिंग होगा। ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगा। कैग विल ऑडिट द गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट की ऑडिटिंग होगी और यह जो फिर किसके पास जाएगा, दैट विल सबमिटेड टू POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है इसकी रिपोर्ट। तो कैग की रिपोर्ट जो है, कैग रिपोर्ट विल टेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कहाँ रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। ठीक है, लोकसभा में इस पर डिस्कशन होगा, या राज्यसभा जहाँ भी है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली लोकसभा राज्यसभा में इस पर डिस्कशन होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक कमेटी होती है, दैट इज़ PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। PAC जो होती है तो कैग की जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, ठीक है, वो उसको एग्जामिन करेगी। PAC जो कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, विल एग्जामिन द ऑडिटेड रिपोर्ट बाई कैग, ऑडिटेड रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है इसके बाद बेसिकली यहाँ पे जो भी संबंधित मिनिस्टर है जिसने कि जो है फंड का यूटिलाइजेशन सही नहीं किया है, या जितना भी बजटरी ग्रांट उसको दिया गया था उससे ओवर एक्सपेंडिचर किया है, तो उससे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। ही विल एक्सप्लेन वाई ही हैज़ बाईपास्ड और लाइक ऑल द सब्जेक्ट, देन मिनिस्टर विल आंसर। ओके, तो इस तरह का कुछ प्रोसीजर होता है। इसलिए जो है तो बेसिकली कैग को फ्रेंड फिलोसफर और गाइड बोलते हैं, किसका, PAC का। सो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, दैट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस प्राइमरली मीन्स। सो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बीइंग आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड पब्लिक फॉर द फाइनेंशियल डिसीजंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स लेजिस्लेटिव ऑथराइजेशन फॉर रेलवे एक्सपेंडिचर।
तो लेजिस्लेटिव अथोराइजेशन फॉर रेलवे एक्सपेंडिचर इज अप्रोप्रिएशन एक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएशन एक्ट के तहत ही जो है तो बेसिकली हम जो है तो जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंडिचर हमको करना है उसके लिए हम मनी विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्सपेंडिचर के लिए जो है तो आपको अप्रोप्रिएशन एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अप्रोप्रिएशन इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस इज प्राइमरली एक्सरसाइज थ्रू, तो बेसिकली कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस इज प्राइमरली एक्सरसाइज थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बजट इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके पास बजट नहीं होगा तब तक आप फाइनेंस कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज़, और बजट कहाँ से आएगा, बजट इज सैंक्शन बाई व्हाट, होम, सुप्रीम बॉडी दैट इज पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड हाउ मेनी टाइम्स द पेंशन स्कीम स्विच ऑप्शन में बी एक्सरसाइज, तो ये भी हमने देख लिया यहाँ पे कि केवल एक बार ही आपको मौका मिलेगा, ओनली वंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सरसाइज द पेंशन स्विच ऑप्शन इफ द डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉल्स विद इन हाउ मेनी मंथ, सो इट इज़, अगर 12 महीने ही हैं केवल बचे हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे स्विचिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज़ अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द पेंशन स्विच ऑप्शन इन पेंशन सिस्टम इफ रिटायरमेंट इज शेड्यूल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ, तो यहाँ पे दैट इज 3 मंथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज इफ एन एम्प्लॉय इज exonerated from pending departmental or judicial proceedings, the pension switch option may be exercised within what period from the date of exoneration, तो अगर कोई कर्मचारी है जो लंबित विभागीय या कोर्ट की कार्रवाई से बरी कर दिया जाता है तो पेंशन स्विच विकल्प का इस्तेमाल बरी होने की तारीख से कितने समय के अंदर किया जा सकता है, तो 3 महीने के अंदर जो है उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड और रिमूव फ्रॉम सर्विस एज द पेनाल्टी द पेंशन स्विच फैसिलिटी बिकम्स, तो उसके लिए जो है तो पेंशन स्विचिंग फैसिलिटी जो है परमानेंटली अनअवेलेबल रहेगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज आफ्टर स्विचिंग टू एनपीएस द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टियर 1 अकाउंट शैल बी इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, तो दैट इज व्हाट 14%, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज the additional differential contribution credited to the time of switch UPS to NPS is equal to what percentage of basic pay plus dearness allowance, so it will be a 14% minus 10%, that is what 4%, this is the additional differential contribution credited at the time of switch, it is very important। next one is the differential contribution amount in pension scheme is credited to which account, तो इसको जो है आपके tier 1 अकाउंट के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूली रिक्रूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आर कवर्ड अंडर विच प्रोसेस, तो एग्जिस्टिंग एनपीएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जो है तो कवर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आफ्टर एक्सरसाइजिंग द स्विच ऑप्शन इन एनपीएस द परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ऑफ द एम्प्लॉय रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज मैटर्स विच remain unsolved at the National Council or the Departmental Council of JCM are referred to, वो किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएगा, so it is very important। ओके, तो यहाँ पे दैट इज व्हाट बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, इट विल बी द फाइनल, या कंपलसरी आर्बिट्रेशन बोल दो दूसरा टर्म, दैट इज कंपलसरी आर्बिट्रेशन। सो इसमें बेसिकली मैटर्स कौन कौन से होते हैं, इट देर में भी द फाइनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका कि जो आपके पे एंड अलाउंसेस हैं, सपोज लाइक पे एंड अलाउंसेस हो गए, या वीकली आवर्स ऑफ वर्क, वीकली आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट हो सकता है, या आपके जो है लीव को लेके अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये सब मैटर जो है आपके कहाँ पे जाएंगे, दैट इज़ ऑन बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर डेल्ट होंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्बिट्रेशन जो है वहाँ पे अपना वो जो भी अनरिजॉल्व इशूज़ हैं उनको देखेगा, 3 मेंबर बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, तो इसमें जो है तो 3 मेंबर रहेंगे, वो अपना देंगे। और यहाँ पे जो इसका डिसीजन होगा, द आर्बिट्रेशन अवार्ड्स आर बाइंडिंग ऑन बोथ द ऑफिशियल एंड स्टाफ साइड। ठीक है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, तो इसका जो डिसीजन होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यह बाइंडिंग होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, है ना,
यह उसको मानना होगा, बाध्य होगा मानने के लिए, ऑफिशियल साइड से, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से और स्टाफ साइड से। नेक्स्ट वन इज the leave account of every railway servant shall be credited with leave on average pay in advance into 2 installment दिया जाता है आपको। तो वो कब कब दिया जाता है, दैट इज जनवरी और जुलाई में दिया जाता है। ठीक है, 15-15 दिन का मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है जो आवर्स ऑफ वर्क और पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 है, तो उसमें फुल नाइट किसको बोला गया है, तो 22 से 6 का टाइम जो है दैट इज फुल नाइट। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुफ्त के नंबर हैं। फॉर एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर्ड बाई अ रेलवे सर्वेंट बियॉन्ड स्टेचुटरी आवर्स, तो आपको यहाँ पे दुगना लगान मिलेगा, देना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट, सो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज़ 2 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। ओके, आवर्स ऑफ वर्क ऑफ पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005। द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस इज क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर टीयर 1 अकाउंट एट व्हाट फ्रिक्वेंसी, सो मंथली रहेगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज स्टोर्स टेंडर्स आर डन इन, तो स्टोर्स के जो टेंडर्स हैं वो कहाँ होते हैं, दैट इज IRPS के अंदर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, IRPS दैट इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। नेट रेवेन्यू ऑफ जोनल रेलवे इज द डिफरेंस बिटवीन, तो बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है टर्म, दैट इज नेट रेवेन्यू। और नेट रेवेन्यू इज बेसिकली इसके अंदर आपकी क्या आती हैं, दैट इज जो भी टोटल रिसीट्स हैं माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, मतलब आपकी कुल प्राप्तियां कितनी हैं और उसमें आपने कुल कितना व्यय किया है, दैट इज द नेट, आपका यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है अर्निंग्स ऑफ द रेलवेज रिफ्लेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, तो आपको पता होगा दैट इज व्हाट पार्ट 1 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 1 जो है, तो यहाँ पे भारत की जो समेकित निधि है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, दिया जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन बेंच मार्किंग प्रोसेस, क्या है बेंच मार्किंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई व्हाट टू बेंच मार्क। ठीक है, तो बेंच मार्किंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, कंपैरिजन ही तो करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि आइडेंटिफाई करो कि व्हाट टू बेंच मार्क, हमको बेंच मार्क करना क्या है। अ लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स, तो लोअर ऑपरेटिंग रेशियो मतलब बेटर एफिशिएंसी है। अगर एक का ऑपरेटिंग रेशियो 75% है, एक ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, तो बेटर ऑपरेटिंग जो एफिशिएंसी होगी वह किसकी होगी, 75% वाले की। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग कंपेयर्स परफॉर्मेंस विथ व्हाट, तो जो कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग है दैट कंपेयर द परफॉर्मेंस विथ व्हाट, लीडिंग कॉम्पिटिटर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश shall be consulted before any final orders are passed by the president with regard to withholding or withdrawing of pension in case of pensioner who retired from the post for which the president is the appointing authority. It is very important कि किसी पेंशन भोगी के मामले में जो उस पद से रिटायर हुए हैं उसके लिए राष्ट्रपति अगर क्या है नियुक्त प्राधिकारी है। ठीक है, तो पेंशन रोकने या वापस लेने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले किससे सलाह ली जाएगी, तो UPSC से सलाह ली जाएगी। तो जितने भी यहाँ पे ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे UPSC, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एजेंडा आइटम्स विच कैन बी प्लेस्ड इन द PNM, तो PNM के अंदर जो है टोटल 30 नंबर ऑफ एजेंडा आइटम्स कैन बी प्लेस्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PNM मैंने आपको बता दिया दैट इज और परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरीज के अंदर क्या क्या होता है, बेसिकली यह 3 टायर मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले होता है दैट इज़ डिवीजन लेवल पे काम करता है, दूसरा काम करता है जोनल लेवल पे और तीसरा करता है रेलवे बोर्ड लेवल पे। ठीक है, डिवीजनल लेवल पे जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आपको पता होगा। डिवीजन लेवल पे इसके चेयरमैन होते हैं DRM साहब, और इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, सीनियर DPO साहब होते हैं, इसके सेक्रेटरी होते हैं। जोनल लेवल पे GM साहब होते हैं, और यहाँ पे सेक्रेटरी कौन होंगे, PCPO होंगे। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो है तो CRB एंड CEO होंगे, और इसके जो सेक्रेटरी होंगे वो कौन होंगे, डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट होंगे इसके सेक्रेटरी। इसकी जो फ्रिक्वेंसी भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे तो 3 मंथ्स है, 3 मंथ में एक बार होगी, इसकी 2 मंथ में होगी, और इसकी भी 2 मंथ में होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी मैंने फ्रिक्वेंसी अभी थोड़ी जल्दी में जो है यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है डिवीजन लेवल पे अगर बात करें तो 1 इन 2 मंथ होगा। ठीक है, इसका जो मीटिंग होगा 1 इन 2 मंथ होगा। जोनल लेवल पे जो होगा यह 1 इन 3 मंथ होगा, 1 इन 3 मंथ। और रेलवे बोर्ड लेवल पे भी जो है तो 1 इन 3 मंथ होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
तो ये फ्रिक्वेंसी की बात हो गई, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएनएम आपको पता है कि पीएनएम इज़ फाउंडेड बाय व्हाट वेल नोन पर्सन, दैट इज़ फाउंडेड बाय डॉक्टर बीबी गिरी। बीबी गिरी ने फाउंड किया था 1951, और बेसिकली जो है स्टार्ट वर्किंग किया था दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 1952 से, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स। और उस टाइम पे आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है तो हमारे एमआर थे, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज थे, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है तो आपके जो स्टाफ वेलफेयर सर्विस कंडीशन उनके ग्रीवांसेस है उन सबको लेके एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपके स्टाफ साइड हैं उनमें तू मैं होती है, ठीक है। तो ये कुछ है कि एक तरह से जो है बेसिकली इट इज़ द कलेक्टिव बार्गेनिंग अप्रोच, ठीक है, जिसके तहत जो है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है उसको ख़त्म करने या कम करने की कोशिश की जाती है। सो इट इज़ द PNM। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ वर्क स्टडी। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, प्लांट लेआउट और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इंप्रूव, वर्कर फटीक, ठीक है, इट इज़ नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइम स्टडी इज यूज टू डिटरमाइन। तो वर्क स्टडी जो है बेसिकली मैंने आपको बताया अभी, ऐसे ही टाइम स्टडी है। तो टाइम स्टडी के थ्रू जो है तो हम यहाँ पे कोई जॉब है उसको टाइम कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा उसको काम करने में, तो स्टैंडर्ड टाइम करते हैं, ठीक है। और वर्क स्टडी के थ्रू प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेआउट और परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है आपका फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस के बारे में बात की जा रही है। तो आपको पता है दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। 1 जनवरी 2004 क्रूशियल डेट है, आपको पता होगा। पीएनएम अभी बात कर ली मैंने, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश डैश इज द चेयरमैन एंड ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि चेयरमैन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम तो कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, और प्रेजेंट में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो कौन है, टीवी सोमनाथन। टीवी से याद रखना, ठीक है। टीवी सोमनाथन इज़ द प्रेजेंट व्हाट नेशनल काउंसिल और चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ व्हाट परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट किसको करेंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनका जो टर्म है वह कितना होता है, जनरली 4 ईयर्स का होता है। जो हमारे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, बॉस, सुप्रीम बॉस, ही इज़ द सुप्रीम बॉस, पता होगा आपको। ओके, सो टीवी सोमनाथन साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो रेलवे सर्वेंट शैल in respect of whom an exemption has been made under HOER rule shall be required to work for more than dash dash without a period of rest and shall be provided with compulsory rest within this round। तो यहाँ पे कितना, दैट इज 14 दिवस हो गया, ठीक है, 14 days। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि इन असेसिंग द वर्कलोड ऑफ द इजेंशियली इंटरमीडिएट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। EI कैटेगरी का जो वर्कलोड है उसको असेस करने में विद सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन 130 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989 पीरियड्स ऑफ इनएक्शन ऑफ डैश डैश शैल बी इग्नोर्ड। तो 5 मिनट से कम का जो है पीरियड ऑफ इनएक्शन उसको इग्नोर करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको पता होगा कि आपको जो 4 तरह की कैटेगरी है और इसमें जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज इंटेंसिव कैटेगरी, EI कैटेगरी, एजेंशियल इंटरमिटेंट्स, ठीक है, और इसके बाद कॉन्टीन्यूअस कैटेगरी और एक्सक्लूडेड कैटेगरी, ठीक है। तो इंटेंसिव कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे पीरियड ऑफ इनेक्शन हम कितना इग्नोर करें, दैट इज लेस देन 5 मिनट्स, दैट मस्ट बी इग्नोर। एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, द कैटेगरी ऑफ स्टाफ ऑफ द हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एक्सक्लूडेड कैटेगरी, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 130 के अंदर जो क्लॉज सी है, ठीक है, 130 क्लॉज सी, इसमें लाइक मैट्रन्स हो गया, सिस्टर इंचार्ज हो गया, ठीक है, जो भी मिडवाइफ्स हो गई, लेडी हेल्थ विजिटर्स हो गए, ठीक है, ANM हो गए, तो फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स हो गए, इन सबको हम क्या है एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और आप उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन and keep patience, keep faith and do hard work. Better luck for your examination. Thanks for watching, keep sharing.
बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।